अब इसके बाद देखिए हिंदी। अब इस वीडियो में बेटा आप लोग को बताएंगे हिंदी भाषा का उद्भव विकास, और उसमें बताए थे कि कैसे कौन सी हमारी प्राचीन बोली थी, भाषा थी, और इसमें कैसे हुआ था। जैसे लगभग सन 1000 ईस्वी के पश्चात जो अपभ्रंश भाषा धीरे धीरे हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के रूप में परिवर्तित हो गई। इसके विकास को 3 कालों में बांटा गया, विभाजित किया गया। जैसा कि आपने देखा कि जब हिंदी भाषा का विकास हुआ था उस समय ये इसको जो आदिकाल, भक्तिकाल और भक्तिकाल जिसको कहा गया, आधुनिक काल, मध्यकाल में आपका एक आ जाएगा पूर्वार्ध, एक उत्तरार्ध आ जाता है। तो पूर्वार्ध का आपका आ जाएगा भक्तिकाल और उत्तरार्ध वाला आ जाएगा आपका रीतिकाल। लेकिन इसका समय मध्यकाल ही दिया है कि 1500 आदिकाल में जो है 1000 से 15 ईस्वी तक, और मध्यकाल में 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1800 से अब तक। अब इसमें देखिए ये है कि जब लगभग 1000 ईस्वी के पश्चात अपभ्रंश भाषा जब धीरे धीरे हिंदी आधुनिक भारतीय भाषाओं के रूप में जब परिवर्तित हुई, तो मध्य प्रदेश अर्थात जो गंगा की घाटी में जो बोली जाने वाली सौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंश ने हिंदी भाषा के समस्त रूपों को जन्म दिया। जैसा कि पिछले 1000 वर्षों के विकास को 3 कालों में विभक्त किया गया, आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। अब इसको बताएंगे कि आदिकाल में कैसे हुआ, कि मतलब इसका विकास हुआ। पहले हिंदी प्रदेश विस्तार और बोलियां, जैसे हिंदी प्रदेश विस्तार और बोलियां, हिंदी प्रदेश विस्तार और बोलियां। देखिए इसमें ये भी है हिंदी प्रदेश का विस्तार और बोलियां। इस समय जो चल रहा था कि विस्तृत अर्थ में हिंदी भाषा का तात्पर्य तो समस्त हिंद भारत में जो बोली जाने वाली भाषाओं से है, परंतु आधुनिक युग में इसका प्रयोग एक ऐसी साहित्यिक भाषा के रूप में किया गया है जिसका सीमा विस्तार पश्चिम से जैसलमेर और उत्तर पश्चिम में अम्बाला और उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी किनारे तक के पहाड़ी प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, पूर्व में भागलपुर, दक्षिणी पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक है। साधारणतः इसके विस्तृत भूभाग को साहित्यिक रचनाओं, स्कूली शिक्षा तथा सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी शब्द का व्यवहार होता है। इस विस्तृत भूभाग में फैली हुई जनता में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियां भी हिंदी की बोलियां कहलाती हैं। और हिंदी की कुल 8 प्रसिद्ध बोलियां, जैसे खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली, आपने सुना कि हिंदी की कुल प्रसिद्ध बोलियां हैं। प्रसिद्ध बोली वो भाषा हम इसका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन बताएंगे आपको। ये कैसे है कि जो हिंदी प्रदेश में अक्सर जो बोलियां बोली जाती हैं कि 8 प्रसिद्ध बोलियां हैं, खड़ी बोली, बांगरू, खड़ी बोली, बांगरू, खड़ी बोली, बांगरू, और इसमें देखिए ब्रज, कन्नौजी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली। ये हमारा जो इलाहाबाद है वो बघेली में आता है, बघेली समाज में आता है। और एक है छत्तीसगढ़ी, प्रमुख बोलियां हैं 8 प्रमुख बोलियां हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये सब जो जनता में भिन्न भिन्न हिंदी की जो बोलियां बोली जाती हैं वो पश्चिमी हिंदी, इसमें से प्रारंभ से लेकर क्रमशः 5 बोलियां स्थिति के आधार पर पश्चिमी हिंदी तथा अंतिम 3 पूर्वी हिंदी से संबंधित है। ये पश्चिम हिंदी से संबंधित है। देखिए पश्चिमी हिंदी अक्सर इसमें पूछा जाता है, पश्चिमी हिंदी क्या है, पूर्वी हिंदी क्या है। तो ये जो शुरू से जो है 3 बोलियां जो हैं पश्चिमी हिंदी की है। कन्नौजी भी आपकी पश्चिमी हिंदी में ही आएगी, पश्चिमी में
और ये बुंदेली, अवधी और बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी में आता है, ये सब पूर्वी में आएगा। इधर ये पूर्वी क्षेत्र है। देखिए इसमें है कि 3 पूर्वी हिंदी संबंधित है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में हिंदी का विभाजन केवल बोलियों के प्रादेशिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। वस्तुतः इनमें कुछ प्रादेशिक विशेषताओं के अतिरिक्त मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। वैसे आधुनिक भाषा वैज्ञानिक तो इस विभाजन को उपयुक्त भी नहीं मानते, जैसा कि हम अभी भी इसका बोली, भाषा, उपभाषा जितना भी है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। आप देखिए अक्सर क्वेश्चन मन में आता होगा कि भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं। थोड़ा सा इसको जान लेंगे फिर आपको मतलब समझने में दिक्कत नहीं होगी कि जो बोली है, जो बोलियों का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, सीमित होता है। जैसे एक छोटा सा क्षेत्र गाँवों में जिससे कोई संविधान नहीं लिखा जाता, जिससे कोई साहित्य नहीं लिखा जाता, ये कैसा होता है, थोड़ा सा सीमित होता है, संकुचित होता है। बोली जो होती है किसी गांव में होती है ना कि यहाँ की बोली ऐसी है, इसका जो दायरा होता है वो सीमित होता है, जिसमें कोई संविधान नहीं लिखा जाता, ना ही कोई साहित्य लिखा जाता है। ये आपस में बोलचाल की भाषा जो सीमित क्षेत्र या सीमित गाँव में ही बोली जाती है, उसको क्या कहते हैं, बोली। बोली मतलब एक क्षेत्र की या किसी गांव की जो क्षेत्र जो किसी क्षेत्र में बोला जाता है। और जो उपभाषा होता है, जैसे कहते हैं कि इतनी बोलियां हैं हमारे देश में, इतनी बोलियां, इतनी उपभाषा हैं, ये भाषा है। भाषा किसे कहते हैं, भाषा तो आप समझ गए विचार विनिमय का जो होता है। उपभाषा किसे कहते हैं, जिसका क्षेत्र जो होता है थोड़ा सा विस्तृत होता है। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जिसमें साहित्य लिखा जाता है, लोग समझते हैं, मतलब कि ऐसा है। और जो भाषा है, भाषा का तो परिभाषा आप ही दे सकते हैं कि भाषा एक विशाल क्षेत्र है जहाँ हम साहित्य को लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। भाषा में तो सब कुछ है, भाषा तो जिसके माध्यम से हम विचार विनिमय करते हैं, सब कुछ सीखते हैं। ऐसा आपने अंतर समझ गए, बोली और उपभाषा और भाषा में अंतर। अब देखिए, अब इसमें है, देखिए ये था कि हिंदी प्रदेश के विस्तार और बोलियाँ, ये प्रमुख बोलियाँ जो अक्सर हैं। अभी तो आपको भाषा और बोलियाँ बताया जाएगा। थोड़ा सा अब इसका वर्णन कर लेते हैं कि जो ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के 1000 ईस्वी के पश्चात अपभ्रंश भाषा जो शुरुआत हुई थी, जैसा कि आपने सुना प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत, पाली और फिर अपभ्रंश, अपभट्ट था। फिर इसके बाद ये इसको थोड़ा सा, जैसे हमने हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ा था उसमें कालों में बांटते हैं। जब किसी को कालों में बांटते हैं, उसके माध्यम से जानते हैं तो थोड़ा सा समझने में आसानी होती है। जैसा कि आदिकाल, सबसे पुराना काल, सबसे पहला काल आदिकाल जो है, इसका समय तो आप जानते हैं 1000 से 1500 ईस्वी तक, मध्यकाल 1500 से 18 ईस्वी तक और आदिकाल 1800 से अब तक अभी तक चला आ रहा है। जैसे आदिकाल में था कि हिंदी के प्रारंभिक रूप 8वीं शताब्दी से ही मिलने लगते हैं। प्रवृत्ति के आधार पर इस काल को संक्रमित काल या संधि काल कहा जाता है। यह काल हिंदी का प्रारंभिक युग है। इस युग की प्राप्त सामग्री संदिग्ध है। हिंदी प्रथम कवि पुण्य को माना जाता है। ये भोज के दरबारी कवि थे और 11वीं सदी के आते आते हिंदी साहित्यिक भाषा के रूप में पदासीन हो गई। इस समय की हिंदी पे जो प्राकृत अपभ्रंशों का प्रभाव था, इस संक्रांति काल में हिंदी एक ओर अपने प्राचीन रूप अवहट्ट की केचुली उतार रही थी और दूसरी ओर प्रारंभिक हिंदी का नवीन रूप निखर रहा था। क्योंकि अवहट्ट जैसे ही मतलब बोलते हैं ना कि अपना पुराना रूप उतार रही, तो वो पुराना रूप था, अब वो ये नए रूप में आ गई हिंदी। इस काल के साहित्य को प्रामाणिकता की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। शिलालेख तथा ताम्रपत्रों ने जिन्हें अध्ययन के आधार के लिए प्रामाणिक माना गया है, सर्वथा अभाव है। इस समय विदेशी आधिपत्य भी हो चुका था। केवल धार्मिक आंदोलनों ने कुछ संप्रदायों को जन्म देकर हिंदी भाषा के विकास में सहायता दी, जैसा कि गोरखनाथ और रामानंद और कबीर ने अपने संप्रदायों के माध्यम से हिंदी के प्रचार और प्रसार में योगदान किया और दिया। और इन संतों ने जनता का मार्गदर्शक बनकर उन्हीं की भाषा जो थी, उन्हीं की भाषा मतलब जनभाषा, जो लोगों की भाषा में रचनाएं की। इस युग के प्रतिभा संपन्न कवि अमीर खुसरो हुए। खुसरो की भाषा आज खड़ी बोली के निकट है। यह भाषा उस समय की दिल्ली, मेरठ आदि की भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर विद्यापति की कीर्तिलता में अवहट्ट अथवा परवर्ती अपभ्रंश के रूप मिलते हैं। जैसा कि खड़ी बोली हिंदी, अमीर खुसरो आदि काल का वर्णन हम आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। इसके
मतलब कई वीडियो पहले हम आपको आदिकाल समझा दिए थे। आदिकाल में जो था वो अमीर खुसरो ने ही खड़ी हिंदी का प्रयोग किया था, सबसे पहले खड़ी हिंदी का मतलब किया। और आदिकाल के ही कवि विद्यापति हैं जिन्होंने अवहट अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया था अपनी कीर्तिलता कीर्ति पताका रचनाओं में। और फिर आपने पृथ्वीराज रासो, कई सारी रचनाएं हैं जो आदिकाल में हैं, आपने जिनका कि जैसे आदिकाल में था सिद्धनाथ जैन साहित्य लिखे गए ना, तो पहले तो रासो साहित्य लिखा गया था आदिकाल में, जो मतलब वीर गाथा काल वीरों के साहित्य पे लिखा गया था। अपभ्रंश जिसकी भाषा डिंगल और पिंगल थी। और फिर इसके बाद जो है विद्यापति आए, विद्यापति ने जो लिखा अवहट भाषा मैथिली भाषा में भी लिखा। उन्हें विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है, मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। और फिर जो सबसे पहले प्रयोग किया खड़ी बोली का, तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम आदिकाल में हिंदी में किया था। और फिर इसके बाद जो है ये जो अमीर खुसरो, इसके अतिरिक्त इस काल की भाषा के दो अन्य रूप भी मिलते हैं जिन्हें डिंगल और पिंगल के नाम से पुकारते हैं। इनके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य प्रदेश की भाषा का आश्रय लेकर एक साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह था पिंगल कहलाता है। और इस परंपरा के प्रसिद्ध काव्य विशल देवरासो है। इस प्रकार हिंदी के उद्भव काल में अपभ्रंश भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और धीरे धीरे हिंदी इस प्रभाव से मुक्त होती गई। जैसे आदिकाल में ही आपने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग सुना होगा, फिर इसके बाद था तो इसका कोई नाम निशान नहीं था, फिर इसके बाद हिंदी आ गई। आपका हिंदी मतलब अपना नया रूप ले ली। और इसके मध्यकाल में था तो अपभ्रंश का कोई अवहट अपभ्रंश की कोई डिंगल पिंगल कोई भाषा का प्रयोग किया ही नहीं गया। अब देखिए मध्यकाल जो था, जिसका समय मध्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी 16वीं सदी में भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ आया कि देश का शासन जो तुर्की राजाओं के हाथ से निकलकर मुग़लों के हाथ में आ गया था। अब मुग़ल शासक हिंदुओं के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि रखते थे। देश के में शांति स्थापित हुई, फलतः इस युग में साहित्यिक रचनाएं भी खूब हुई। इस काल को हिंदी के स्वर्ण युग से नाम से भी जाना जाता है। देखिए बहुत बार ये पूछा जाता है, इसको समझाया भी गया है कि ये हिंदी का स्वर्ण काल भी कहा गया है। हिंदी का स्वर्ण काल, हिंदी का स्वर्ण काल किसको कहा गया है? मध्यकाल को। अक्सर पूछा जाता है मध्यकाल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा गया है। अब इसमें देखिए बताया गया कि ब्रज तथा अवधि दोनों साहित्यिक रूपों का विकास आरंभ हुआ। अब मध्यकाल में जो था ब्रज भाषा, आपने देखिए भाषा का विकास शुरू हो गया। हिंदी कब आई कि अभी तो आपने अपभ्रंश का सुना, भट्ट अपभ्रंश का आदिकाल में प्रयोग हुआ। अब मध्यकाल में था कि ब्रज भाषा अवधि का प्रयोग होने लगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत अवधि में लिखी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की भाषा अवधि में लिखा है। दोनों का ब्रज और अवधि दोनों के साहित्यिक रूपों का विकास आरंभ हो गया था इसमें। इसके अतिरिक्त सूर्यनंददास, बिहारी, केशवदास, देव आदि ने ब्रज भाषा में साहित्य का सृजन किया और 13वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया। और ब्रज भाषा इस काल की साहित्यिक भाषा रही। उसने अपने प्रभाव क्षेत्र का इतना विस्तार किया कि बंगाल के भक्त कवियों ने अपनी बंगला को भी ब्रजबुली नाम से दिया। सूफी कवियों ने अवधी भाषा को अपने साहित्य का माध्यम बनाया। इस काल में खड़ी बोली का भी विकास हुआ, किंतु इसका प्रयोग कवियों की रचनाओं में यत्र तत्र मिलता है। जैसे खड़ी बोली का तो आदिकाल में ही शुरुआत हो गई थी ना, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली की शुरुआत कर दी थी। लेकिन जो इसका विकास था ये आपने देखा मध्यकाल में भी बहुत कम होता है। मध्यकाल में भी ज़्यादातर अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएँ लिखी गई। आदिकाल में बहुत कम ही रचनाएँ लिखी गई थी। और आदिकाल में जो था आदिकाल में था कि अपभ्रंश अवहट, और ये भक्ति काल में
ब्रज भाषा और अवधी में खड़ी बोली बहुत कम प्रयोग किया गया। जैसा कि आपने देखा आधुनिक काल में ही हिंदी का खड़ी हिंदी का प्रयोग बताया जाता है और मध्यकाल में बहुत कम प्रयोग किया गया, क्योंकि इसमें ब्रज और अवधी बहुत मतलब ऊँचे दर्जे पे थी, उस समय चल रही थी। और काव्य की भाषा, जैसा कि इस काल में हिंदी का जो शब्द भंडार था बहुत बड़ा और फारसी अरबी आदि भाषाओं के मिश्रण में हिंदी भाषा को परिमार्जित रूप प्राप्त हुआ। आचार्य भिखारी दास का कथन इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मिले संस्कृत पारस्यो पै अति प्रकट जो होई। अब देखिए इन्होंने इसको कहा कि ब्रज भाषा मतलब बढ़ने गई, इसकी रुचिता बढ़ने गई। अब देखेंगे साहित्यकार में साहित्य में बहुत ज़्यादा इसको रुचिपूर्ण माना गया है ब्रज भाषा को। आधुनिक काल है, तो आधुनिक काल जब आया इसका समय 1800 से अब तक आज तक चल ही रहा है। हिंदी का जो आधुनिक काल है अंग्रेजी शासन की स्थापना से प्रारंभ होता है। उस समय अंग्रेजी शासन था जब आधुनिक काल हुआ था। आधुनिकता जितनी आ रही है तो कहते हैं ना कि ये वेस्टर्न कल्चर है, कि मतलब अंग्रेज़ों की सभ्यता है। अब इसमें है कि 19वीं शताब्दी से जो खड़ी बोली के गद्य के लिए प्रयत्न शुरू हो गए और गद्य के विकास में मुद्रण कला ने विशेष योगदान दिया। अवधी और ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप भी जनभाषा में से पूर्णतः अलग हो गया। अंग्रेजी शासकों ने सरकारी कर्मचारियों के दैनिक व्यवहार के लिए खड़ी बोली को ही स्वीकार किया और इसे हिंदुस्तानी नाम दिया। फल यह हुआ कि खड़ी बोली का जो चतुर्मुखी चारों तरफ जो विकास हो रहा था वो जनजीवन के भावों के आदान प्रदान के लिए खड़ी बोली एक सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकृत हो गई और आधुनिक काल में काव्य रचना के रूप में खड़ी बोली को अपना लिया गया। संस्कृत की तत्सम शब्दावली ने इसने अपने साहित्यिक रूप का श्रृंगार किया और साथ ही साथ खड़ी बोली की नई शैली का भाषा एवं साहित्य दोनों दृष्टियों से विकास हुआ। इसी समय हिंदी अंग्रेजी तथा देसी विदेशी सब भाषाओं के संपर्क में आई। खड़ी बोली में साहित्य रचना करने वाले प्रारंभिक साहित्यकार में लल्लू लाल, सदल मिश्र, ईशा अल्लाह खां और सदा सुखलाल नियाज का नाम उल्लेखनीय है। जैसा कि भारतेंदु मंडल के लेखकों में विशेषकर स्वयं भारतेंदु जी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र इसे परिमार्जित और विकसित किया। द्विवेदी युग के आते आते खड़ी बोली ही साहित्य की एक आम भाषा रह गई। तब से लेकर आज तक खड़ी बोली का परिष्कार तथा परिमार्जन हो रहा है और मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और उपाध्याय जी, मैथिली शरण सुमित्रानंदन, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, अज्ञे, मुक्तिबोध और भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन धूमिल, जगुड़ी, ज्ञानेंद्र आदि सभी प्रवृत्ति के लेखकों तथा कवियों ने आधुनिक काल में हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में विशेष योगदान दिया है। जैसा कि आपने देखिए आधुनिक काल में तो सारे कवि आ गए ना, आधुनिक काल भी आपको समझा दिया गया है इसके पुराने वीडियो में कि आधुनिक काल में कौन से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। आप प्रयोगवाद के बाद आप चले जाइए नई कविता, समकालीन कविता, सभी में अब तब हिंदी क्या है पूरा तेज़ी से चलने लगी। अभी आदिकाल में था कि मतलब अभट्ट ये डिंगल पिंगल भाषाएं चल रही थी। मध्यकाल में आपका सबसे ज़्यादा विकास इसका अवधि का ब्रज का था। इसमें जो था अपभ्रंश था, देखिए यहाँ पे दे रहे हैं, अपभ्रंश का विकास जोरों शोरों पे था। और मध्यकाल में जो था कि ये अवधि और ब्रज दो भाषाएं बहुत ज़्यादा थी, अवधि और ब्रज। क्योंकि आदिकाल में देखिए खड़ी बोली का विकास हो गया था तो उसमें अमीर खुसरो ने ही खाली प्रयोग किया था, बाकी कवियों ने नहीं। थोड़ा सा विकास मतलब शुरुआत हो गई थी। मध्यकाल में भी बहुत कम हुआ था, लेकिन सबसे जोरों शोरों पे क्या थी, अवधि और ब्रज। आधुनिक काल में जो है भारतेंदु युग जब होता है, भारतेंदु युग के समय जो है जो काव्य जो कविताएं लिखी जाती थी वो ब्रज भाषा में लिखी जाती थी और गद्य जो है वो हिंदी में, खड़ी हिंदी में लिखा जाता था। लेकिन जब द्विवेदी युग आता है, भारतेंदु युग में, तो काव्य रूप तब भी ब्रज भाषा चल रहा था, क्योंकि जो पुरानी रीति है वो धीरे धीरे तुरंत नहीं बदलती है ना, धीरे धीरे बदलती है थोड़ा, क्योंकि अब इसका प्रभाव, ब्रज भाषा का प्रभाव भारतेंदु युग में जब काव्य रचना होती थी तो ब्रज में होती थी और जो गद्य लिखा जाता था वो हिंदी में लिखा जाता था।
मतलब खड़ी बोली में लिखा जाता था। लेकिन जैसे ही द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग के बाद जो युग है उसमें तो हिंदी ही है, लेकिन द्विवेदी युग आ जाता है, यहाँ से तो चली पड़ती है हिंदी। फिर ये ब्रज भी समाप्त हो जाता है, यहाँ पे बहुत कम रचनाएं होती हैं। फिर ये गद्य और पद्य, गद्य और पद्य, पद्य दोनों ही क्या होती है, दोनों ही खड़ी हिंदी में प्रयोग हो जाती है, परिष्कार परिमार्जित होने लगती है हिंदी भाषा में द्विवेदी युग से ही। फिर छायावाद में देखिए जितने भी कवि हैं इन्होंने क्या इस भाषा को आगे बढ़ाया, और यहाँ इनकी सारी सभी रचनाओं में देखिएगा हिंदी का ही प्रयोग है। जितने कवियों का, जैसे सुमित्रानंदन पंत हैं, ये छायावादी कवि हैं, निराला जी हैं, इन लोग की जो रचनाएँ हैं, जो कविताएँ हैं, उसमें आप क्या देखेंगे, हिंदी का ही प्रयोग देखेंगे कि खड़ी हिंदी का इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। अब है कि खड़ी हिंदी में जो इन्होंने प्रयोग किया था, इसके बाद था आदिकाल में, मध्यकाल, आधुनिक काल, इन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। सबसे पहले आधुनिक काल में, जैसा कि कहा गया कि आधुनिक काल में लल्लू लाल सदल मिश्र ने, मुंशी लाल, इन्होंने पहले रचनाएं की और हिंदी का प्रचार प्रसार में आगे बढ़ी। कई संस्थाएं चली थी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, जैसे कि हिंदी मतलब बहुत सारी फोर्ट विलियम कॉलेज हुआ, नागरिक प्रचार सभा हुई, और आपका आ गया परिमल, गीतिका। फिर इसके बाद कई मतलब सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, द्विवेदी युग की जो थी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ये मतलब करने लगे, हिंदी का प्रचार प्रसार करने लगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो कोई भी रचना में थोड़ा सा भी इधर उधर होता था तो द्विवेदी जी सब मना कर देते थे, कहते थे कि शुद्ध हिंदी का जो अगर मानक रूप तैयार किया गया था तो वो द्विवेदी युग में ही तैयार किया था। जो कवि थे और साहित्य जो लिखा गया था उचित ढंग से, और जो मतलब बहुत अच्छा ढंग से जो साहित्य लिखा गया, या इन्हें मैथिली शरण गुप्त ने अपना साहित्यिक गुरु भी माना है द्विवेदी जी को, तो वो कब हुआ था कि द्विवेदी युग में हुआ था। अब छायावाद, अब इस द्विवेदी युग से तो हिंदी चल ही पड़ती है, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, अब इसके बाद जितनी सारी कविता, तो ये लोग सीधी, और अब की जो कविता है तो सीधा भाषा है। आप देखिए मुक्तिबोध की कविता देख लीजिए, नागार्जुन की कविता दीजिए, ये सीधी बात है। आप उसमें वाक्य में मतलब प्रतीक डाल देते हैं और उस वाक्य के, उस प्रतीक के माध्यम से आप कविता को समझ जाएंगे, नहीं तो सीधी बोलचाल की भाषा जो होती है उसी हिसाब से आपकी कविताएँ लिखी जा रही हैं। जैसे कि पहले था ब्रिज भाषा, थोड़ा सा मतलब समझने में दिक्कत होती थी, कोई अर्थ बताता था या पढ़ाते थे तो समझ में आता था, लेकिन अब की जो कविताएं हैं वो तो सीधा ही अर्थ को प्रदर्शित करती हैं, वो भावों को सीधे ही बताना चाहती है, बस आपके भाव समझने चाहिए। तो ऐसा आपने देखा मध्यकाल आदिकाल में इनकी उत्पत्ति कि कैसे उस समय मतलब कि हिंदी भाषा ही का प्रारंभ, और भारतवासी के यहाँ से बाहर जाने वाली जो वस्तु थी उसमें हिंदी पर आधुनिक युग के एक श्रेष्ठ साहित्यिक भाषा के अर्थ में भी कैसे विकसित हुआ, ऐसा इसमें बताया गया। फिर है कि जैसा कि हिंदी की जो मूल आकार भाषाएं, अब इसके बाद जो है वीडियो में बताया जाएगा कि हिंदी की मूल आकर भाषाएं, जैसे कि मूल आकर भाषाएं कौन सी थी, कि आप पढ़ें कि पहले क्या थी, फिर इसके बाद कौन सी भाषा थी, तो इसका विस्तार से वर्णन पढ़ते हैं इसके बाद से, ठीक है।